Hello everyone. I hope everyone is doing good. We are here with your transport and plants chapter, that is chapter number 11 part 2. Today we are going to complete this chapter. Basically इसका एक और मतलब इस यूनिट का एक और चैप्टर रह गया, दैट इज़ द मिनरल न्यूट्रिशन. ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, विल ट्राई कि आज हमारा ये कंप्लीट हो जाए. होपफुली आज हम इसको कंप्लीट करेंगे ही करेंगे. ठीक है, तो अब हमने ऑलमोस्ट आपके 15 to 16 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे. लेट्स मूव ऑन फर्दर. अब इन्हीं के रिलेटेड पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, योर 17th क्वेश्चन इज कि इम्बिबिशन इज कॉमनली सीन इन ए लिक्विड्स, बी गैसेस, सी सस्पेंशंस और डी कोलाइड्स. सबसे ज़्यादा जो इम्बिबिशन प्रोसेस है वो किस में दिखता है? So what is your correct answer? Your correct answer is D colloids. ठीक है, देखिए जब भी आपको एक पहली बात आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज़ कोलाइड है ना, लिक्विड गैस. अगर उन्हें पूछे कि इम्बिबिशन क्या है तो वो भी आपको पहले पता होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब इम्बिबिशन होता क्या है? इम्बिबिशन पहले होता क्या है? एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है. वाटर किससे एब्जॉर्ब होता है? वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड्स या सॉलिड कोलाइड्स जो होते हैं उनसे जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से एनॉर्मसली वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है. उस प्रोसेस को कहा जाता है इम्बिबिशन. ठीक है, तो इम्बिबिशन क्या है? एक प्रोसेस है में जिसमें वाटर एब्जॉर्ब्ड होता है बाय द सॉलिड कोलाइड्स, कॉजिंग कि देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम. ठीक है, अब अगर हम बात करें कोलाइड्स की, ठीक है, तो अगर आपको पहले पता होना चाहिए कि कोलाइड्स क्या है. ठीक है, बेसिकली सिंपल है, ये मिक्सचर होता है 2 to 3 सब्सटेंसेस का. ठीक है, क्या कोलाइड? कोलाइड बेसिकली मिक्सचर है 2 to 3 सब्सटेंसेस का. ओके, पर क्या होता है, ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते. मतलब कोलाइड ऐसी चीज़ है जो हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. ठीक है, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं. ये स्पेशल टाइप होती हैं जिसमें सब्सटेंसेस स्कैटर कर जाते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम क्रीम लेंगे, एग्जाम्पल है, जैसे हमने एक क्रीम ली. ठीक है, ये टाइनी पार्टिकल्स किसकी बनी होती है? टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फैट की बनी होती है जो डिस्पर्स्ड होता है वाटर में. फाइन, so basically they can be separated out, it is not chemically combined. Okay, so imbibition का example है colloids. Fine, so D is your correct answer. Next, the pathway of absorption of water involving system of interconnected protoplast is A apoplastic pathway, B symplastic pathway, C diffusion or D pressure flow of hypothesis. So what is your correct answer? जिसमें इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट यूज होते हैं, जो जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का. ठीक है, वो क्या है? ए, बी, सी और डी. सो योर करेक्ट आंसर इज बी सिम्प्लास्टिक पाथवे. देखो, स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अब देखो मैं इसका थोड़ा सा तुम्हें एक क्रक्स में बता देती हूँ. ठीक है, अब देखो एब्जॉर्प्शन जो होती है वाटर की, है ना, वो क्या होती है? सिम्प्लास्टिक पाथवे. तो आपको एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे के बारे में अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए. मैं इसमें ही बता देती हूँ. ठीक है, अब क्या होती है, सबसे पहले आप जानो कि जो एब्जॉर्प्शन होती है पानी की, ठीक है, वो किससे होती है? रूट से. ठीक है, अब वो दो तरह की होती है, या तो एक्टिव होती है या तो पैसिव होती है. फाइन, अब एक्टिव में क्या होता है? पहले जो वाटर है, मैं यहाँ से बता रही, जो पानी है वो एंटर करता है सेल सैप में. ठीक है, फिर वो पास करता है एक सेल से दूसरे सेल में. ओके, जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, याद रखना, जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो होता है, इस मूवमेंट में जहाँ प्रोटोप्लाज्म इन्वॉल्व होगा उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
उसको कहते हैं सिम्प्लास्ट। क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट। फाइन, ओके। अब पैसिव ऑब्जॉर्प्शन में क्या होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो वाटर है, ठीक है, वो कहाँ से मूव करता है? वो एपोप्लास्ट से मूव करता है, ठीक है। किससे मूव करता है? एपोप्लास्ट से। और एपोप्लास्ट क्या है? उसमें होती है सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो जब पानी इन दोनों से निकल रहा है, मतलब ये जब हो रहा है इन द केस ऑफ योर पैसिव एब्जॉर्प्शन, तो समझो वो एपोप्लास्ट है। और अगर वो प्रोटोप्लाज्म से या प्रोटोप्लास्ट से निकल रहा है, तो समझ जाओ वो क्या है? सिम्प्लास्टिक है, या एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, समझ आ गया? हमने पढ़ी एक्टिव और पैसिव, यहां से क्लियर हो गया। अब जब हम एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की बात करते हैं, फिर उसके पाथवेज पे आएंगे। ठीक है, बेसिकली जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट है, ये दो डिफरेंट पाथवेज होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू पानी की पैसेज टेक प्लेस करती है। क्या होता है? पैसेज ऑफ वाटर टेक प्लेस करता है। ओके, समझ आ गया इतना? मतलब जिसमें आयंस भी एक्सचेंज होते हैं, कहाँ से? रूट से वाया, जिसमें रूट कॉर्टेक्स आ गया, मतलब रूट के रूट कॉर्टेक्स से लेके जाइलम एलिमेंट्स तक। ओके, ठीक है। अब ये आ गए तुम्हारे दो पाथवेज, पढ़ लिया। तो कहाँ से होता है? रूट कॉर्टेक्स से तुम्हारे जाइलम तक की बात हो रही है। अभी हम सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारा एपोप्लास्ट होता क्या है? तो मैंने क्या कहा था? एपोप्लास्ट में हो गया जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस और सेल वॉल होंगे जिसके थ्रू पानी जाएगा, और सिम्प्लास्ट होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म होगा। तो अगर क्वेश्चन में तुम देखोगे, द पाथवे ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इन वाटर इन्वॉल्विंग सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट जिसमें यूज होता है, उसको क्या कहा जाता है? सिम्प्लास्टिक पाथवे कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाओ एपोप्लास्ट पे और सिम्प्लास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे। फाइन। अब जो एपोप्लास्ट होता है ना, ठीक है, ये जो होती है स्पेस होती है आउटसाइड योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, जिसमें क्या होती है? इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। क्या होती हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, जिसमें ये जो मटेरियल है ईजिली डिफ्यूज आउट कर जाता है, ठीक है, और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ओके, तो इसका जो मूवमेंट होती है वाटर, वो किसके थ्रू होती है? इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू और सेल वॉल के थ्रू, और इसमें सिंपल डिफ्यूजन टेक प्लेस करती है, इसमें कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? अब अगर तुम पाथवे सुनोगे तो पाथवे भी देख लो, पाथवे कैसा होता है एपोप्लास्टिक पाथवे का। ठीक है, जो पानी है वो क्या करते हैं? उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रूट हेयर से जाइलम तक। यही पढ़ा है हमने, है ना? या तो किसके थ्रू? सेल वॉल के थ्रू या इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू। ठीक है, अब क्या होता है? जो एपोप्लास्टिक का जो वाटर होता है ना, ठीक है, वो ना कॉर्टेक्स के आगे नहीं जा सकता। उसको कौन रोक देता है? उसको ब्लॉक करता है। कौन सी स्ट्रिप होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। ठीक है, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ना, वो कॉर्टेक्स के आगे उसकी पानी की मूवमेंट नहीं करता। इसलिए हम पकड़ते हैं सिम्प्लास्टिक रूट पकड़ते हैं। ठीक है, जो हेल्प करता है कि कॉर्टेक्स के पार भी पानी को जाने दे। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा ये जो होता है एपोप्लास्ट होता है, वो सिर्फ एक नॉन लिविंग मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, ये बना होता है नॉन लिविंग मटेरियल से। ठीक है, तो जो प्लास्टिक रूट है ये लीस्ट अफेक्टेड होता है मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ रूट से। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमने एपोप्लास्टिक पढ़ लिया।
अब सिम्प्लास्ट क्या होता है, मैंने सिम्प्लास्ट की बात की। जो सिम्प्लास्ट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क कंसिस्ट करता है, ठीक है। जो इंटरकनेक्टेड किससे होते हैं, प्लाज्मोडिस्मेटा से। और ये इन्वॉल्व नहीं करता क्या, इंटरसेलुलर स्पेसेस और जो जो तुम्हारी सेल वॉल है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, सिम्प्लास्टिक हो गया, तुम्हारा कंप्लीट लिविंग कंपोनेंट होता है प्लांट टिश्यू का, ओके। अब क्या होता है, ये टेक प्लेस करता है बियॉन्ड द एंडोडर्मिस इन प्लांट्स, ठीक है। मतलब क्योंकि कॉर्टेक्स के आगे नहीं जा पाता, तो बाकी जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन या आयंस की ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू टेक प्लेस करती है, सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू। अब जो ये एंडोडर्मिस होता है ना, इसके पास एक बैंड होता है जिसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा है ना। अब जो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ना, ये पानी को अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप से ब्लॉक होते हैं, बेसिकली जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो पानी जाने नहीं देती है, ठीक है। इसलिए जो पानी को, उसका जो फ्लो है वो डायरेक्ट किया जाता है थ्रू द नॉन सुबराइज्ड वॉल, ठीक है। नॉन सबराइज्ड वॉल होती है, उसके थ्रू ना पानी की मूवमेंट करवाई जाती है, ठीक है। फिर वो क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को कि वो जाइलम तक पहुंच सके, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाता है कि वो जाइलम तक पहुंच सके। इस तरह ये सिम्प्लास्टिक पाथवे क्रिएट किए जाता है, फाइन। तो ये हैं तुम्हारे दो तरह के जो तुम्हारे पाथवेज हैं जिसमें पानी एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है। तो जो प्रोटोप्लास्ट के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं, दैट इज अ सिम्प्लास्टिक पाथवे। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, symbiotic association of fungus with the plant root system is known as A. mutualism, B. nodules, C. urids और C. mycorrhiza। जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंगस की प्लांट्स के साथ, उसको क्या बोलते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन सबने पढ़ा है। सो करेक्ट आंसर इज डी, माइकोरिजा। बेसिकली ये होती है सिम्बियोटिक एसोसिएशन फंगस की प्लांट रूट सिस्टम के साथ, ठीक है, ठीक है। तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती क्या है, जिसमें बेसिकली ये रिलेशनशिप होता है या इंटरैक्शन होती है दो या मोर स्पीशीज में, ठीक है। जब टू और मोर स्पीशीज में इंटरैक्शन हो और वो शेयर करते हैं कॉमन हैबिटेट, क्या शेयर करते हैं, कॉमन हैबिटेट, तो उसको बोला जाता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो फंगस एंड प्लांट रूट सिस्टम जो है वो कॉमन हैबिटेट जो होते हैं शेयर करते हैं, एंड इस सिम्बियोटिक एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, माइकोरिजा, ठीक है, जो म्यूचुअल होता है, जिसमें एक से बेनिफिट लिया जाता है, ये एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, वो होगी तुम्हारी सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। Now, apoplastic pathway is discontinuous at A. epidermis, B. cortex, C. Casparian strips और D. pericycle। जो एपोप्लास्टिक पाथवे डिसकंटिन्यू कहाँ होता है, अभी जब मैंने एक्सप्लेन किया, आई हैव एक्सप्लेन इन दिस ओनली। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सी। जो कैस्परियन स्ट्रिप्स होती हैं ये पार्ट होती हैं एंडोडर्मिस की, ठीक है, जो ब्लॉक करती हैं तुम्हारे एपोप्लास्टिक पाथवे को, ओके। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन अकर्स थ्रू जाइलम ओनली, फाइलम, प्लाज्मोडेस्मेटा और वैस्कुलर टिश्यूज। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। जो तुम्हारे वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं उसमें क्या होता है, जाइलम एंड फाइलम दोनों होता है, ठीक है। इसी के थ्रू ये कंप्लीट ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस करती है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड द फूड पार्टिकल्स जो आगे मिनरल्स, नाइट्रोजन हो गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सल्यूट्स आ गए, ये सब कुछ जो होता है
ये किसके थ्रू होता है? ट्रांसलोकेशन के थ्रू ही टेक प्लेस करता है। वो कौन हेल्प करता है? दैट इज वैस्कुलर टिश्यूज, या आ सकता है, या तुम्हें उसकी जगह ये भी आ सकता है जाइलम एंड फाइलम। ओके, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following is not the function of stomata? A, regulation of turgidity of guard cells, B, loss of water vapor, C, loss due to guttation, or D, exchange of oxygen and carbon dioxide. तो ऑब्वियसली सबको पता है कि क्या है, कौन सा फंक्शन नहीं है, दैट इज लॉस ड्यू टू गटेशन। ठीक है, जो रेगुलेशन होती है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द वाटर इनटू द गार्ड सेल्स टेक प्लेस करता है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस करता है। ओके, ये प्रोसेस होता है। और एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ये मेजर फंक्शंस है स्टोमाटा के, अगर आप स्टोमाटा आपने पढ़ा होगा। सो सी इज नॉट द आंसर। ओके, नेक्स्ट, which among the following is an external factor affecting transpiration? A, light, B, number of stomata, B, canopy structure, or D, water status of the plant? So जो ट्रांसपिरेशन को एक्सटर्नल फैक्टर हेल्प करता है दैट इज लाइट। जो लाइट और जो टेम्परेचर होता है, दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन में। ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। Okay, next, which among the following is an internal factor affecting transpiration? A, temperature, B, humidity, C, percentage of your amount of open stomata, या wind speed? Okay, so your correct answer is अमाउंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द स्टोमाटा विच इज ओपन। ओके, ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच हेल्प्स इन लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस करता है। ठीक है ना, अगर जो स्टोमाटा है वो कितना ओपन है, जितना स्टोमाटा ओपन होगा तो उतना ही कम ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस करेगी, उतना ही लॉस ऑफ वाटर कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो क्या है, ये तुम्हारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सो परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमाटा इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर इंटरनल फैक्टर। ओके, नेक्स्ट, प्लांट्स ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम ए, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन, बी, वाटर एंड सॉइल, सी, मीथेन फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, और डी, हाइड्रोजन फ्रॉम सनलाइट। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज वाटर एंड सॉइल। जो प्लांट्स जो ऑब्टेन करते हैं हाइड्रोजन को, वो कौन सा है? जो सॉइल में जो पानी होता है उसके थ्रू मिलता है। ओके, नेक्स्ट, which of the following is not a sink for transfer of mineral elements? A, seeds, B, lateral meristem, C, leaves, or D, developing fruits? So which of the following is not the sink for transfer of mineral elements? ठीक है, कौन सा सिंक नहीं है जहाँ पे मिनरल एलिमेंट्स ट्रांसफर होंगे? दैट इज सीड्स, लेटरल मेरिस्टम, लीव्स और डेवलपिंग फ्रूट्स। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, लीव्स। ओके, जो लीव्स है ना, उनको अपने जो मिनरल्स हैं वो सॉइल से डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट करते हैं सोर्स ऑफ मूवमेंट, ये हेल्प करते हैं मूवमेंट या ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स की। ओके, ये जो सीड्स हैं, लेटरल मेरिस्टम है और डेवलपिंग फ्रूट्स हैं, ठीक है, एंड इवन फ्लावर्स, ये एक्ट करते हैं सिंक फॉर द मिनरल एलिमेंट्स। फाइन, क्योंकि लीव्स को अपना मिनरल सॉइल से डायरेक्टली मिल जाता है, सो दिस डजंट काउंट इन द सिंक of the mineral elements. So C is your correct answer. ठीक है,
Next, nitrogen cannot travel in plants in the form of A. Atmospheric nitrogen, inorganic ions, amino acids or ammonia. So that is A. Atmospheric nitrogen के मतलब in the form of atmospheric nitrogen वो travel नहीं कर सकता. So इसको हम fixed करते हैं, then it has to be converted into inorganic ions. Okay? और ऑर्गेनिक फॉर्म्स में उसको चेंज किया जाता है, सच एज एमिनो एसिड्स या एमोनिया. ओके, सो which cannot travel in the form of atmospheric nitrogen. So A is your correct answer. Okay, next, elements which cannot be remobilized include A. Nitrogen, B. Phosphorus, C. Potassium और D. Calcium. कौन सा उसको रीमोबिलाइज नहीं कर सकते, या वो मोबाइल नहीं हो सकता, या मूवमेंट नहीं कर सकता. सो करेक्ट आंसर इज डी, कैल्शियम. ठीक है, अब ये जो तुम्हारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम होते हैं, ये मोबाइल होते हैं, मतलब ये मूव कर जाते हैं. ये ओल्डर प्लांट्स से, ये जो यंगर वन प्लांट्स होते हैं, जब एक डेथ होती है प्लांट की और उसके जगह जब एक नया प्लांट आता है तो ये सब मूव कर जाते हैं. ठीक है, और जब एक न्यू ग्रोथ अपेयर होती है तो उससे पहले ये सब कुछ ट्रैवल कर चुका होता है. पर कैल्शियम ट्रैवल नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि ये फॉर्म करता है सेल वॉल को, ठीक है, और मिडिल लेमिला को. ठीक है, इसलिए ये मूव नहीं कर पाते हैं यंगर पार्ट्स में. ठीक है, तो इसलिए इमोबिलाइज होता है, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकता. सो कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट. स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट का पार्ट कौन सा है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम. एवरीवन नोज द आंसर. जो हमारी जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? दैट इज बी, कैल्शियम. ठीक है, ये सेल वॉल, मिडिल लेमिला, ठीक है, और इवन माइटोटिक स्पिंडल बनाने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, you have been given two statements. You have to tell whether both the statements are true, both statements are false, A is true and B is false, or B is true and A is false. So most minerals enter the epidermal cells passively. उन्होंने कहा कि minerals कैसे enter करते हैं passively, और uptake of what is the process of diffusion. So what is your answer? Your correct answer is B. Both the statements are false. जो मिनरल्स उन्होंने कहा कि जो एंटर करते हैं एपिडर्मल सेल्स में वो पैसिवली करते हैं. नो, दे मूव एक्टिवली. ठीक है, ओके, मतलब जो मिनरल्स हैं वो जो एंटर करते हैं एपिडर्मल सेल, जो साइटोप्लाज्म होता है एपिडर्मल का सेल का, वो एक्टिवली मूव करते हैं. ठीक है, अपटेक ऑफ वाटर इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, इसके लिए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन नहीं होता, बट इट इज टेकन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑसोमोसिस. ओके, सो बोथ आर फॉल्स. The phylum sap consists of A. amino acids, B. sucrose, C. hormones or D. staichos. तो फाइलम सैप क्या कंसिस्ट करता है? दैट इज बी, सुक्रोज एंड वाटर. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फाइलम टिश्यू along with the staichos also, but mainly it is sucrose and water. Okay, next,
Define exudation. It means coming out of xylem sap from tips of leaves. B. Loss of water from living aerial tissue in the form of vapors. C. Oozing out of liquid from pores and wounds. Or D. Movement of substances through vascular bundles. So exudation क्या होता है? That is C. Oozing out of the liquid from pores and wounds. ठीक है. Guttation होता है coming out of the xylem sap from tips or from the tips of leaves. ठीक है. Transpiration होता है the loss of water from the living aerial tissue in the form of vapors. Okay. And movement of substance through vascular bundles is called as translocation. ये definitions है सबकी. और exudation की definition क्या होता है? That is oozing out of the liquid from pores and wounds. So C is your correct answer. Next, two statements are given. You have to tell whether the both are true or false. A is true and B is false. B is true and A is false. अब दो statement क्या दी गई हैं? The process of phylum loading is an active process and the process of phylum unloading is a passive process. So what is your correct answer? C is your correct answer. जो फाइलम की लोडिंग हो या अनलोडिंग हो वो दोनों क्या होते हैं? एक्टिव प्रोसेस होते हैं, वो पैसिव प्रोसेस नहीं है. ठीक है. और ये फैसिलिटेट की कैसे किया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ओके, चले नेक्स्ट. हु गेव द मैकेनिज्म ऑफ प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस? ए. अर्नेस्ट मंच. बी. हेनरी डिक्सन. सी. स्टूवर्ट. और डी. एडोल्फ फिक. So pressure flow hypothesis was given by A. Ernest Munch. Okay. Next, which is the most accepted mechanism for the translocation of sugar from source to sink? A. Pressure flow hypothesis. B. Cohesion tension theory. C. Root pressure theory. और D. imbibition. कौन सी मतलब ट्रांसलोकेशन जब शुगर की करनी हो फ्रॉम सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक? ठीक है. मोस्ट एक्सेप्टेड क्या है? द मोस्ट एक्सेप्टेड वन इज ए. द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. जो ट्रांसलोकेशन करनी होती है शुगर की फ्रॉम सोर्स टू सिंक, उसमें प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस पे ही डिपेंड करती है. ओके. नेक्स्ट, टू स्टेटमेंट आर अगेन गिवन. आपको बताना है दोनों ट्रू हैं फॉल्स हैं. ए ट्रू है, बी फॉल्स है. बी ट्रू है, ए फॉल्स है. सो करेक्ट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ओनली बोला जाइलम इज मल्टी डायरेक्शनल इन नेचर. नो, जो जाइलम होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है नेचर में. ठीक है. इसको बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है रूट प्रेशर थ्योरी के साथ. ठीक है. जो फाइलम होता है वो क्या होता है? वाइस वर्सा लिखा हुआ है, बाई डायरेक्शनल. ठीक है. या समटाइम्स मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है. तो उन्होंने उल्टी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. जाइलम जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, जबकि फाइलम जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल होता है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. फाइन. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. Okay, now we have completed this chapter that is transport in plants. ठीक है. ऑलमोस्ट हमने हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ा, उनकी डेफिनेशंस उनको कवर करने की कोशिश की है. फाइन. तो हमने आज ये कंप्लीट कर लिया है. अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर, जो चैप्टर 12 है ऑफ दिस यूनिट, दैट इज न्यूट्रिशनल मिनरल्स, मिनरल न्यूट्रिशन. ओके. So we are going to cover this only next chapter. फिर we'll start with. ठीक है. अब हम करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, जो चैप्टर 12 है.
वो कवर करेंगे. लेट्स सी हम कितना कवर कर पाते हैं एंड देन विल मूव ऑन फर्दर. ओके, सो प्लीज़ कम प्रिपेयर विद द मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर इन योर नेक्स्ट लेक्चर कि आपको MCQs करने में थोड़ा सा ईजी हो. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.